हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। जिनका आगे एग्ज़ाम है 28 और 29 में, कुछ लोगों का तो हो गया है, जिनका आगे है वो अच्छे से पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। हम भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका न्यू ईयर कैसा रहा? सभी का अच्छा ही रहा होगा, सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने इंग्लिश पेडागोजी के, तो बताइएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी मातृभाषा बेस्ड बहुभाषिता क्या होती है? जिस कक्षा में मातृभाषा भी यूज और बहुभाषिता हो, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि के भी बच्चे हों। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन है, स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू ऐड मैनी लैंग्वेजेस, यानी स्टार्टिंग क्या करें बच्चों की शुरुआती, यानी प्राइमरी में जब बच्चा होता है तब तो मदर टंग से यूज करें, मदर टंग में ही पढ़ाएं। उसके बाद मैनी मोर लैंग्वेजेस हम ऐड कर सकते हैं, कोई भी एक से ज़्यादा लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है, स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन द मदर टंग एंड मूव ऑन टू इंग्लिश एज द मीडियम, यानी स्टार्टिंग तो करें बच्चे की क्या है मदर टंग से, और बाद में क्या है इंग्लिश मीडियम बना दें, यानी उसका माध्यम क्या है इंग्लिश कर दें। सी ऑप्शन है, लर्निंग इन मदर टंग मीडियम एंड लर्निंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, यानी क्या है मदर टंग में भी सीखे मीडियम में, और इंग्लिश लैंग्वेज को कौन सी को सीखे? इंग्लिश को। ठीक है, मीडियम तो रहे मदर टंग और सीखे इंग्लिश। डी ऑप्शन है, लर्निंग एज मैनी लैंग्वेजेस पॉसिबल ड्यूरिंग द प्राइमरी ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी प्राइमरी में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज सीख लें। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म, बताइए मातृभाषा पर आधारित बहुभाषितावाद। तो बताइए, देखो ये ऑप्शन तो गलत है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पॉसिबल हो सके प्राइमरी में लैंग्वेजेस सिखाएं। तो प्राइमरी का बच्चा इतनी लैंग्वेज तो नहीं सीखेगा, है ना। ये भी गलत है कि पहले तो मदर टंग मीडियम रखें और सिखाएं क्या, याद कराएं इंग्लिश में, कुछ भी सिखाएं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाएं। तो ये भी गलत है। हमें किसी भी लैंग्वेज को टारगेट नहीं करना है कि इंग्लिश ही सिखानी है या फिर हिंदी ही सिखानी है। ठीक है भाई, हर तरह के पृष्ठभूमि के बच्चे हैं। स्टार्टिंग वंस स्कूलिंग इन मदर टंग, यानी स्टार्टिंग तो करें मदर टंग, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बाद में क्या है उसका मीडियम इंग्लिश कर दें, तो ये भी गलत है ना। ये ठीक है कि स्टार्टिंग तो करें मदर टंग से बच्चे को पढ़ाने की, और बाद में और लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन हमारा अच्छा है। ठीक है, हमें किसी भी लैंग्वेज को टारगेट नहीं करना है। ठीक है, बहुभाषिता का मतलब होता है एक से ज़्यादा भाषा यूज होना कक्षा में, है ना। अलग अलग पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं सभी की भाषा अलग अलग, सभी की नहीं, कुछ की भाषा अलग होती है, तो क्या है सब एक दूसरे से सीख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। अ टीचर ऑफ क्लास 5th कंडक्ट अ डिक्टेशन एक्टिविटी, कक्षा 5 की शिक्षक या शिक्षिका क्या कर रही है? डिक्टेशन एक्टिविटी कर रही है, यानी डिक्टेशन कर रही है बच्चों को। विद 5 सेंटेंस ऑफ 5 और 6 वर्ड, यानी 5 सेंटेंस है जिसमें कि हर एक सेंटेंस में 5 और 6 वर्ड हैं। सी रीड आउट द सेंटेंस 2 times एंड आस्क हर लर्नर, वो 2 बार पढ़ती है एक सेंटेंस को और अपने लर्नर से कहती है कि ध्यान से सुनो। ठीक है, एंड राइट द सेंटेंस एज डिक्टेटेड, जैसे मैं डिक्टेट कर रही हूँ ध्यान से सुन के लिखो, पहले ध्यान से सुनना है। व्हाट अप्रोच टू लिसनिंग डज द टीचर वांट टू अडॉप्ट हेयर, तो टीचर क्या है कौन सी स्किल डेवलप करना चाहती है बच्चों के अंदर, कौन सी स्किल अपना रही है, कौन सी अप्रोच अपना रही है? तो बताइए, टॉप डाउन अप्रोच ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कम्युनिकेटिव अप्रोच, सी ऑप्शन है बॉटम अप अप्रोच, एंड डी ऑप्शन है डिक्टेशन अप्रोच। तो बताइए टीचर कौन सी अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है, यहाँ पे अपना रही है? भाई टीचर क्या कर रही है? डिक्टेशन कर रही है। ठीक है, और टीचर क्या कर रही है? बच्चों से ध्यान से सुनो। तो जिसमें बच्चे पहले सुन रहे हैं तो पहले साउंड को सुनेंगे, फिर वर्ड्स को, सेंटेंस को, मतलब पूरा मीनिंग निकालेंगे, सुनेंगे मतलब ग्रामर पूरा टेक्स्ट लिखेंगे, सुन के ही तो लिखेंगे, है ना। तो ये कौन सी है? बॉटम अप अप्रोच। कौन सी है? बॉटम अप अप्रोच। ध्यान से सुनने के बाद पहले साउंड को रिकॉग्नाइज करेंगे, सेंटेंस, वर्ड्स, क्लोज पूरा लिखेंगे। ठीक है भाई, हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं तो पहले क्या है, आप सुनेंगे ध्यान से, मैं एक वर्ड बोलूंगी, फिर यहाँ तक पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, पूरा सेंटेंस बताऊंगी। तो कैसे जा रहे हैं? बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, क्या है? बॉटम अप अप्रोच। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। इन्हीं के बारे में, सारों के बारे में पढ़ेंगे एक बार। बॉटम अप अप्रोच क्या होती है?
बॉटम अप प्रोसेस इज अ लिसनिंग प्रोसेस दैट फोकस ऑन डिकोडिंग मैसेज, यानी क्या होता है कि मैसेज को डिकोड करना, सुनना। मूविंग फ्रॉम साउंड टू वर्ड, पहले सुनेंगे, साउंड सुनेंगे, फिर वर्ड्स पे जाएंगे, फिर फ्रेजेस पे जाएंगे, फिर क्लोज पे जाएंगे और फिर पूरे ग्रामेटिकल एलिमेंट्स पे जाएंगे सेंटेंस के। ठीक है, तो कैसे गए, बॉटम अप अप्रोच पे गए, पहले साउंड सुनी हमने, फिर वर्ड्स पे गए, फिर फ्रेजेस पे गए, फिर क्लोज पे गए, फिर पूरा ग्रामेटिकल एलिमेंट यानी पूरा वाक्य सुना हमने, है ना। डिक्टेशन का क्या एम है, डिक्टेशन एम एट प्रमोटिंग बॉटम अप लिसनिंग, यानी डिक्टेशन का क्या मतलब है, यहाँ क्या उद्देश्य है कि बॉटम अप अप्रोच को क्या है, प्रमोट करना। एज इट हैज बीन रिगार्डेड एज अ टेक्निक टू ट्रेन पीपल टू लिसन केयरफुल्ली, यानी ये टेक्निक क्यों कराई जा रही है, जिससे कि बच्चे ट्रेन हो सके, वो क्या कर सकें, अच्छे से सुनना सीख सकें, ध्यान से सुनना सीख सकें। ठीक है, कंसंट्रेट कर सकें फॉर द टाइम बीइंग एंड रिटेन व्हाट इज बीइंग स्पोकन, यानी ध्यान दे सके, ध्यान लगा सके कि टीचर क्या कह रही है, क्या वो बोल रही है, सुनने में ध्यान लगा सकें। ठीक है, और रिप्रोड्यूस करें अच्छी हैंडराइटिंग में एट अ रीजनेबल स्पीड। ठीक है, तो ये मतलब हुआ डिक्टेशन का यहाँ पे। और बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब है कि बच्चा क्या है, पहले सुनेगा, धीरे धीरे मूव करेगा, प्रोसेस पूरा बनेगा कि पहले सुनेगा, फिर वर्ड समझेगा, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, फिर पूरा ग्रामेटिकल एलिमेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर है टॉप डाउन अप्रोच, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। टॉप डाउन क्या होता है, टॉप डाउन लिसनिंग प्रोसेस इज अ लिसनिंग अप्रोच दैट फोकस ऑन लुकिंग एट लैंग्वेज एज अ वोल, ये लैंग्वेज को पूरी तरह देखता है, एज अ वोल देखता है। ठीक है, रेदर देन इंडिविजुअल साउंड्स, ना कि इंडिविजुअल साउंड, ना कि शब्दों की साउंड सुनेगा या फिर वर्ड्स देखेगा या फिर फ्रेज देखेगा, पूरा लैंग्वेज को पूरी तरीके से देखता है, एज अ वोल देखता है। इट कंसंट्रेट्स ऑन द मीनिंग रेदर देन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल वर्ड्स, क्या करता है, पूरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखने की बजाय किस पे, मीनिंग पे फोकस करता है, किस पे, मीनिंग पे फोकस करता है। ठीक है, तो ये हुई टॉप डाउन लिसनिंग। ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है, कम्युनिकेटिव अप्रोच लैंग्वेज टीचिंग का ही एक मेथड है, जिसमें क्या होता है, लर्नर्स कॉन्फिडेंटली टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, यानी अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं बच्चे। जैसे मैं कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मेरे सामने अगर आप बैठे होते तो हम क्या कर रहे होते, अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे होते, कम्युनिकेशन कर रहे होते, है ना। क्या होता है, इन्वॉल्विंग देम इन रियल कम्युनिकेशन, रियल कम्युनिकेशन क्या होता है, आमने सामने बैठ के जब बातचीत करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि लर्नर को प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे कि वो मीनिंगफुली और ऑथेंटिक कम्युनिकेशन कर सके। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब होता है संदर्भ में बात कर सके, यानी सिंपल, बिल्कुल नेचुरली। ठीक है, तो ये हुई कम्युनिकेशन अप्रोच। डिक्टेशन अभी हमने पीछे पढ़ा ही है। डिक्टेशन क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिससे कि ट्रेन कर सके बच्चे को, ध्यान से सुने, वो कंसंट्रेट कर सके एक ही टाइम पे, और रिटेन कर सके, समझ सके टीचर क्या कह रही है, और रिप्रोड्यूस कर सके उसे अच्छे एक हैंड राइटिंग में विद अ रीजनेबल स्पीड, यानी पूरी स्पीड के साथ। ठीक है भाई, समझ आया। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ था। मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि इलज पिलज अगर आप ना हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। अ टीचर गिव्स अ सेट ऑफ 10 वर्ड्स, 10 शब्दों का एक सेट दे रही है टीचर अलग अलग ग्रुप को क्लास में। ठीक है, सी आस्क देम टू फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड, कैसे वर्ड हैं जो बी फ्रेंड वर्ड हैं। हमें क्वेश्चन को समझना है, कैसे हैं बी फ्रेंड जो वर्ड हैं, एंड कैन हैव प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू मेक अ न्यू वर्ड, यानी प्रीफिक्स और सफिक्स से भी नया वर्ड बन सकता है। तो ये क्या कहलाएगा बताइए। हमने ये पढ़े हुए हैं सारे, जब हमने वर्ड्स की टर्म्स की जो वीडियोस मैंने कराई थी, मैंने सारी कराई है टॉपिक वाइज, एक भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, 1-2 अगर रह गया है तो आपने बताया भी नहीं होगा, नहीं तो वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट कराया है। ठीक है, 7 से 8 लेक्चर में पूरी इंग्लिश पेडागोजी मैंने कंप्लीट कराई हुई है, और मैराथन भी कराई है। तो हमने ये पढ़ी थी ना वर्ड वेब, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है थीमेटिक वोकेबलरी, यानी थीम बेस्ड वोकेब। सी ऑप्शन है कोलोकेशन। डी ऑप्शन है वर्ड चंक्स। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा, बताइए। वर्ड वेब होता है यानी शब्दों का एक जाल, एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, थीमेटिक वोकेबलरी होती है यानी जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो थीम बेस्ड हो। ठीक है, ये मीनिंग निकलता हो।
कोलोकेशन होगा हमारा आंसर यहाँ पे। कोलोकेशन क्या होता है, जिनके अंदर जो वर्ड ऐसे जो हम डेली यूज करते हैं बी फ्रेंड वर्ड होते हैं, लेकिन दो वर्ड्स को मिला के मीनिंग एक निकले, जैसे कि फास्ट फूड, ये बी फ्रेंड वर्ड है भाई, सब जानते भी हैं। लेकिन हम अगर बाहर खाना खाने जाते हैं, बाहर का कुछ भी खाते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि हम फूड खा के आए या फिर कुछ भी खाना खा के आए, हम उसे क्या वर्ड देते हैं, फास्ट फूड या फिर जंक फूड, है ना। लेकिन अगर इन्हें अलग अलग देखें तो इनका मतलब है फास्ट तेज होता है, फूड खाना होता है, तेज खाना थोड़ा ही ना होता है ना। तो हम क्या कहते हैं, फास्ट फूड, है ना। जैसे कि इंजन है, इंजन को कैसे बोलते हैं, पावरफुल इंजन। तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो बी फ्रेंड होते हैं, इन दो वर्ड्स को मिलके एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, कोलोकेशन, ठीक है। वर्ड चंक्स होते हैं, वर्ड्स को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, या फिर टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, या सेंटेंस को, पैसेज को, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा आंसर। व्हाट इज डायलेक्ट। डायलेक्ट क्या होता है, बोली, किसी भी एरिया में बोलने वाली। मैंने तो आंसर ही बता दिया। ए ऑप्शन है, बताइए, स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजन और अ सोशल ग्रुप। चलो अब बता दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप बताइए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। बी ऑप्शन है लैंग्वेज यूज्ड बाय अ पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन इन राइटिंग। सी ऑप्शन है स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पीपल बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर जॉब। डी ऑप्शन है लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन पावर। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो डायलेक्ट क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बोली जाने वाली भाषा, यानी कंट्री के किसी भी एरिया में बोले जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। जैसे कि यूपी की बोली कैसी है, हरियाणा की बोली कैसी है, उसे कहते नहीं है ना। तो ये बोली तो होती है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, बताइए। लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल इन पावर, यानी अपनी पावर में यूज करें लैंग्वेज को, तो ये तो नहीं होगा। स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पार्टिकुलर जॉब, यानी कुछ पर्टिकुलर जॉब के जो लोग यूज कर रहे हैं वो होती है बोली, नहीं भाई ये तो नहीं होती। लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल ऑफ पार्टिकुलर रीजन इन राइटिंग, जो लिखते हुए लोग यूज कर रहे हैं, कुछ ग्रुप में पार्टिकुलर रीजन के लोग जो लिख रहे हैं वो होती है बोली, तो ये भी नहीं है ना। ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि स्पीच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रीजन और अ सोशल ग्रुप, यानी एक क्षेत्र में, एक सोशल ग्रुप में, एक सामाजिक ग्रुप में जो स्पीच यूज हो रहा है, जो भाषा यूज हो रही है, जो बोली जा रही है, उसे बोली कहते हैं, यानी डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलें, स्पीड से तो नहीं चल रही हूँ, मुझे लगता है कभी कभी मैं फ्लो में बहुत ज़्यादा तेज बोल जाती हूँ, है ना भाई। अगर ज़्यादा जल्दी हो गया हो तो रिपीट करके देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर कंडक्ट्स ग्रुप वर्क। टीचर क्या है, ग्रुप वर्क कंडक्ट करा रही है। पेयर वर्क एंड रोल प्ले इन द क्लासरूम, क्या करा रही है भाई, ग्रुप में काम करा रही है, पेयर वर्क करा रही है, रोल प्ले करा रही है क्लासरूम में, और ऑब्जर्व कर रही है बच्चों को फॉर असेसमेंट, यानी आकलन के लिए ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है, अवलोकन कर रही है, ठीक है। What are these assessment activities known as, यानी टीचर क्या है, ग्रुप में वर्क करा रही है भाई, राउंड करके उनके आसपास घूम रही है, उन्हें ऑब्जर्व कर रही है कि अच्छा ये बच्चा कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहा है, गलती तो नहीं कर रहा है, तो ऑब्जर्व भी कर रही है साथ के साथ। रोल प्ले करा रही है, पेयर वर्क करा रही है, ग्रुप वर्क करा रही है और ऑब्जर्व कर रही है साथ के साथ, ठीक है। किस लिए, आकलन के लिए, कि भाई ये तो देखूं कितना सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, है ना। तो बताइए कौन सी एक एक्टिविटीज होगी असेसमेंट की। स्पीकिंग असेसमेंट, बी ऑप्शन है क्लासरूम असेसमेंट, सी ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, डी ऑप्शन है सम्मेटिव असेसमेंट। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो आकलन से भी मैंने असेसमेंट तो सारी पेडागोजीज में कराया है, किसी का भी एक का भी देख लो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आकलन से आता ही है, एक दो क्वेश्चन तो आते ही है, हिंदी में भी दे देता है, इंग्लिश में भी। देखो सम्मेटिव असेसमेंट तो वो होता है अगर टीचर क्या है ग्रुप वर्क दे देती है और कि 6 महीने बाद तुम्हारा चेक करूंगी, ये 1 साल बाद चेक होगा, यानी एंड ऑफ द ईयर जो एग्जाम या फिर टेस्ट या कुछ भी होता है, एंड ऑफ द ईयर कब होता है, एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में, ठीक है, जैसे कि हमारे फाइनल पेपर होते हैं, है ना। तो वो तो हुआ सम्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि साथ के साथ बच्चे का आकलन होना। अब टीचर क्या कर रही है, उन्हें ग्रुप वर्क दे रखा है, रोल प्ले करा रही है और पेयर वर्क करा रही है और साथ के साथ ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। तो साथ के साथ हो रहा है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी ड्यूरिंग द क्लास हो रहा है। कैसे हो रहा है, ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है भाई। क्लासरूम स्पीकिंग असेसमेंट ये कुछ नहीं होता है, ठीक है, 2 ही असेसमेंट होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट
और समेटिव असेसमेंट, एक होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है, तो दोनों में से एक हुआ, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा आंसर है यहाँ पे, क्योंकि टीचर क्या कर रही है, साथ के साथ ऑब्जर्व कर रही है, साथ के साथ आकलन कर रही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए, अ टीचर राइट्स द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द क्लासरूम। क्या है, वस्तुओं के नाम लिख रही है क्लासरूम में टीचर, ऑन द ऑब्जेक्ट इन द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, और किसकी भाषा में, बच्चों की भाषा में। ठीक है, इन इंग्लिश एंड इन अनोदर लैंग्वेज नॉन टू लर्नर्स, इंग्लिश में भी लिख रही है और जो बच्चे जानते हैं उस भाषा में भी लिख रही है। ठीक है, व्हाट डज द टीचर ट्राई टू डू हेयर, टीचर करना क्या चाह रही है भाई यहाँ पे, बताइए। ए ऑप्शन है इंट्रोड्यूसिंग द लेटर ऑफ द अल्फाबेट लर्नर, यानी बच्चों को क्या है, लेटर सिखा रही है, अल्फाबेट सिखा रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है उनके आगे। या फिर बी ऑप्शन है क्रिएटिंग लैंग्वेज अवेयरनेस अमंग लर्नर्स, की बच्चों को क्या है, लैंग्वेज के बारे में अवेयर कर रही है, भाषा के बारे में जागरूक कर रही है। डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग फॉर स्क्रिप्ट अवेयरनेस अमंग लर्नर्स, यानी बच्चों में क्या है, समझ बना रही है कि स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट होता है कि पहले से ही सोची समझी 3 लाइन याद कर ली, उन्हें सिखा रही है, उनके बारे में अवेयर करा रही है। डी ऑप्शन होता है क्रिएटिंग लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम, की एक समृद्ध वातावरण क्रिएट कर रही है, क्लास में बना रही है, एक वातावरण बना रही है सीखने लायक। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। देखो, अल्फाबेट तो सिखा नहीं रही है, इंट्रोड्यूस नहीं करा रही टीचर, अवेयरनेस कर रही है, क्रिएटिंग लैंग्वेज अवेयरनेस अमंग लर्नर्स, की बच्चों में क्या है, लैंग्वेज अवेयर कर रही है। चलो मान लेते हैं अगर यहाँ पे बाकी और नेगेटिव पॉइंट्स होते, लेकिन इससे अच्छा, इन दो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि टीचर क्या है, एक समृद्ध वातावरण उन्हें दे रही है, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट दे रही है। कैसा, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, यानी बिल्कुल पोषित भाषा से ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। तो इससे अच्छा क्या होगा, है ना, समृद्ध वातावरण देना बच्चों को, उससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है भाई, ना ही ये होगा और ना ही वो कोई स्क्रिप्ट दे रही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, व्हाट इज ट्रांस लैंग्वेजिंग, बताइए। ट्रांस लैंग्वेजिंग होता है अनुवाद एक तरह से, भाई 1 या 2 या 4 भाषा, जितनी भी भाषा मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं फ्रेंच भी बोलूँ, इंग्लिश भी बोलूँ, हिंदी भी बोलूँ, लेकिन साथ के साथ मैं उसे ट्रांसलेट भी करती रहूँ। जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, जैसे मैं इंग्लिश के ये पॉइंट्स पढ़ रही हूँ, तो मैं साथ के साथ हिंदी भी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, ट्रांस लैंग्वेजिंग कर रही हूँ, है ना। तो मैंने अब आपको समझा दिया, बताइए आंसर। ए ऑप्शन क्या है, टीचिंग मैनी लैंग्वेजेज इन लैंग्वेज क्लासरूम, की भाषा के शिक्षा में बहुत सारी भाषा पढ़ाना। या फिर बी ऑप्शन है मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसमें क्या है, एक भाषा यूज करें, कोई और भाषा भी यूज करें, एक भाषा से दूसरी भाषा पे चले जाएं, या एक से ज़्यादा भाषा यूज करें। सी ऑप्शन है यूजिंग मैनी लैंग्वेजेस व्हाइल स्पीकिंग एंड इन टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम, यानी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यूजिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भाषा यूज करें बोलने में और पढ़ाने में क्लास में। ठीक है, डी ऑप्शन है टीचिंग अ कंटेंट, यानी कोई भी कंटेंट पढ़ाएं, एज वेल एज लैंग्वेज इन वन लैंग्वेज, यानी या तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बताइए। देखो भाई, बात हो रही है कंटेंट की, और कंटेंट जो है वर्ड इतना पॉजिटिव नहीं है कि कंटेंट पढ़ा रही है तो लैंग्वेजेस में या फिर किसी एक लैंग्वेज में, तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, है ना। और यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज की तरफ जा रही है, किस लिए, सब्जेक्ट का कंटेंट पढ़ाने के लिए, तो ये बात भी गलत है। यहाँ पे क्या है, ए ऑप्शन में टीचिंग मैनी लैंग्वेज इन लैंग्वेज क्लासरूम, की जो भाषा की कक्षा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करना, तो ये भी मतलब नहीं हुआ। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि टीचर क्या है, यूज़ कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज, और कब कर रही है, स्पीकिंग यानी बोलने में कर रही है, और कब कर रही है, पढ़ाने में कर रही है। तो यही तो ट्रांस लैंग्वेजिंग हुआ, यानी बोल रही है बहुत सारी भाषा, पढ़ा भी रही है उसमें, तो कैसे पढ़ा रही है वो, 4 भाषा अगर बोल रही है तो कैसे पढ़ा रही है, अनुवाद करके तो पढ़ा रही होगी, यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग करके तो पढ़ा रही है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, सिंपल भाषा में समझो कि भाषा को ट्रांसलेट करना, बिल्कुल, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए भाई आगे 8th क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ टेक्स्ट रिफर्स टू, ऑथेंटिसिटी होता है प्रमाणिकता, सत्यता, यानी एक तरह से संदर्भ की बात, बिल्कुल सिंपल।
ठीक है, बिल्कुल सही बात। यानी कैसे बताऊं कि हिंदी अगर सिंपल भाषा में देसी में बोले तो कायदे की बात। ठीक है, बताइए तो ऑप्शन बताइए। ए ऑप्शन है टेक्स्ट डेवलप्ड बाय टेक्स्ट बुक, ऑथर्स कीपिंग इन व्यू ऑफ द लेवल ऑफ लर्नर। यानी टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बुक से लिया हुआ टेक्स्ट। ऑथर की क्या है, ऑथर कीपिंग इन व्यू ऑफ द, बच्चों का क्या है, लेवल देख रहा है ऑथर, ये होता है ऑथेंटिकेशन। बी ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम अ कंटेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज। यानी किसी भी वर्ड का उत्पन्न होना यानी ओरिजिन होना कैसे, संदर्भ में और नेचुरल लैंग्वेज यूज करके। कोई भी वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं नेचुरली और कैसे यूज कर रहे हैं, संदर्भ में। ठीक है, या फिर टेस्ट बाय ऑथोरिटी द लैंग्वेज, कोई ऑथोरिटी मतलब बिल्कुल ऑथोराइज्ड वे में किसी लैंग्वेज को यूज करना, जैसे कि फॉर्मल तरीके से। या फिर डी ऑप्शन है ट्रांसलेशन बाय टेक्स्ट बुक राइटर्स फ्रॉम अनदर लैंग्वेज। यानी टेक्स्ट बुक से क्या है, बुक को ट्रांसलेट, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना और लिखना किसी और भाषा में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देखो भाई, मैं बता रही, मैंने अभी बताया थे ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि किसी भी भाषा को अच्छी तरह नेचुरली यूज करना, कायदे की बात, एक तरह से कंटेक्स्ट में, संदर्भ में यूज करना। ठीक है, यानी प्रामाणिकता होनी चाहिए, बाद में सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, सच्ची बात। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कंटेक्स्ट एंड नेचुरल लैंग्वेज यूज। ठीक है, कोई भी वर्ड जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हो, संदर्भ में और नेचुरल लैंग्वेज यूज हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, सिंपल भाषा एक तरह से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जो ना आए कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच अप्रोच टू राइटिंग एनेबल्स लर्नर टू अंडरगो स्टेजेस टू डू गुड राइटिंग। यानी क्या है, कौन सी अप्रोच है इसमें कि लिखने वाला राइटर जो है, राइटिंग एनेबल्स लर्नर्स टू अंडरगो, यानी स्टेजेस से होके गुजरता है और एक अच्छी राइटिंग लिखी जाती है। यानी कुछ भी हम लिख रहे हैं तो स्टेज बाय स्टेज लिखते हैं, है ना, और एक अच्छी राइटिंग लिख सकें, एक अच्छा राइटर हम बन सकें। तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस आएगा बताइए। डेस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है कि भाई स्टेज बाय स्टेज लिखें और एक अच्छी राइटिंग हो, या फिर प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग यानी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, या फिर प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग यानी एक उत्पाद होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग, कोई भी इंस्टीट्यूशनल राइटिंग हो। तो बताइए आप इससे क्या समझ रहे हैं। मतलब देखो, हम कुछ भी लिख रहे हैं एक तरीके से लिखते हैं, है ना। स्टेजेस हमने पढ़ी थी अच्छी हमने जब इंग्लिश की पेडागोजी करी थी हमने स्टेजेस पढ़ी थी। ठीक है, तो एक स्टेजेस से होके ही तो गुजरता है, कुछ भी अच्छा हमें लिखना होता है तो हम स्टेजेस से होके गुजरते हैं। जैसे कि हमने स्टेजेस पढ़ी थी कि प्री राइटिंग होती है पहले, है ना भाई। प्री राइटिंग का मतलब है कि बच्चा या बंदा कोई भी जो भी लिख रहा है, राइटर, वो क्या है, लिखने से पहले सोचता है, क्या करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। क्या करता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है अपने दिमाग में कि भाई क्या लिखना है, मुझे कैसे लिखना है ना। फिर ड्राफ्टिंग करता है, ठीक है, फिर ड्राफ्टिंग करता है, ठीक है, कि मतलब अपने दिमाग में ये देखता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ नहीं। मतलब इसी तरह से हम स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है ना। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि ये क्या है, प्रोसेस अप्रोच है। पहले प्री एडिटिंग करेंगे, प्री एडिटिंग, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर चेक करेंगे उसे, फिर उसके बाद उसे शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ी थी, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। क्या है, प्रक्रिया चल रही है, तभी एक अच्छी राइटिंग हो सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। ग्रामर लर्निंग इज, यानी व्याकरण अधिगम क्या है। लर्निंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, की ग्रामर के रूल्स याद करना, पहले ही कट कर दिया। बी ऑप्शन है लर्निंग द रूल्स फर्स्ट एंड बी एबल टू यूज लेटर, यानी क्या है, पहले रूल याद करें फिर उसके बाद उसे यूज करें एक तरह से। सी ऑप्शन है लर्निंग फ्रॉम मीनिंग टू यूज द फॉर्म इन कंटेक्स्ट, यानी पहले क्या है, उसे उसका मीनिंग देखें, उसका अर्थ देखें संदर्भ में, फिर उसके रूल्स पे जाएं। डी ऑप्शन है फाइंडिंग एरर इन अ रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज इन एनी लैंग्वेज, यानी कुछ भी हम भाषा बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसमें क्या है, पहले एरर देखें लिखे हुए, फिर बोले हुए एरर देखें कि बोलने में क्या त्रुटि है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई ये तो होगा नहीं कि हम पहले एरर फाइंड करें, लिखे हुए में क्या एरर है, फिर स्पोकन लैंग्वेज में देखें जब भी कोई भाषा की कक्षा हो रही हो, है। या फिर
ये ऑप्शन भी गलत है कि पहले हम रूल्स याद करें फिर उसे यूज बाद में करें, कि पहले रूल याद कर लें फिर बाद में यूज करें, तो ये भी गलत है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो ही गया गलत। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि हम क्या है, लैंग्वेज को पहले यूज करें। ग्रामर हमें कैसे पढ़ानी चाहिए, ग्रामर की लर्निंग कैसे करनी चाहिए, कि पहले हम क्या करें, यूज करें। और कैसे करें, कंटेक्स्ट में, संदर्भ में यूज करें। ठीक है भाई, टीचर क्या है, बच्चे को वोकैब सिखा रही है तो पहले उसे मीनिंग बताए कि पीना को वाटर बोलते, पानी को वाटर बोलते हैं, पीने को ड्रिंकिंग बोलते हैं, दूध को मिल्क बोलते हैं। तो क्या है, टीचर क्या है, यूज करना सिखाए कि अपने घर पे जाके ऐसे यूज करना। ठीक है, और कैसे, संदर्भ में। अब जब घर आ गया तो संदर्भ हो गया, है ना। संदर्भ का मतलब होता है अपने वातावरण में यूज करना। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है भाई, कैसे पढ़ते हैं हम ग्रामर को, मीनिंग टू फॉर्म। कैसे, मीनिंग टू फॉर्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 11। एरर्स क्या हैं, एरर्स आर इंडिकेशन ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम को दर्शाते हैं कि लर्निंग कैसे हो रही है, या फिर हैम्पर लैंग्वेज लर्निंग की बाधा बनते हैं। आर टू बी करेक्टेड देन एंड देयर, यानी जहां गलती हो जाए साथ के साथ ठीक कर दो उसे, या फिर शुड बी अवॉइडेड बाय नोटिसिंग दैम, यानी देखने के बाद उन्हें नजरअंदाज कर दो। तो बताइए क्या होते हैं एरर। भाई ये ऑप्शन तो होगा नहीं, एरर हमें देख के नजरअंदाज तो करने नहीं है, और ना ही हमें साथ के साथ करेक्ट कर देने कि अच्छा तुमने गलती कर दी, इधर आओ ठीक करती हूँ मैं इसे, है। या फिर ये लर्निंग में हैम्पर करते हैं, यानी बाधा बनते हैं, रुकावट बनते हैं, कोई परेशानी क्रिएट करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, एरर क्या है, हमें सिखाते हैं, हमारे सीखने का एक इंडिकेशन है कि हम किस तरह से सीख रहे हैं। अगर एरर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कि बच्चे को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। भाई अगर बच्चा गलती कर रहा है तो हमें ये पता चलता है अच्छा ये पोर्शन इसका वीक है, यहाँ पे ये गलती कर रहा है ना। तो ऐसे ही तो होता है। तो एरर क्या है, पार्ट होता है हमारी लाइफ का, सभी लोग एरर करते हैं, एरर करके ही सीखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंडिकेशन है लर्निंग का। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। वर्ड्स विच वी रिकॉग्नाइज व्हेन हियर एंड रीडर, यानी जिन शब्दों को हम पहचान लेते हैं कैसे, सुन के और कैसे पढ़ के, उसे क्या बोलते हैं। प्रोडक्टिव वोकैबलरी, या फिर वर्ड्स इन कंटेक्स्ट यानी संदर्भ में शब्द, या फिर इंटरनल वोकैबलरी। इंटरनल वोकैबलरी तो कुछ नहीं होती, जो हमारे मन में पता नहीं कितनी वोकैब है, कितने वर्ड है मन में। या फिर रिसेप्टिव वोकैबलरी। बताइए तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई अगर हम सुन रहे हैं कुछ भी, अगर जैसे आप सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। भाई कानों में लीड लगाई हुई है, आप सुन रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और अगर आप पढ़ रहे हैं, भाई एक तो लाउड रीडिंग होती है, एक साइलेंट रीडिंग होती है। लाउड रीडिंग तो कौन करते हैं, छोटे बच्चे। तो हम छोटे बच्चे तो है नहीं, हम साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तब भी ग्रहण कर रहे हैं, अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। पूरा प्रोसेस किस चीज का चल रहा है, रिसेप्टिव का चल रहा है। तो ये क्या हुई, रिसेप्टिव वोकैबलरी। क्या हुई, रिसेप्टिव वोकैबलरी। ठीक है भाई, रिसीव ही तो कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो भी हम रिसीव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो भी हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रोडक्टिव वोकैबलरी क्या होती है, प्रोडक्टिव वोकैबलरी होती है यानी बोलना, हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ प्रोडक्टिव वोकैबलरी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, और मैं लिख रही हूँ, अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो भी मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि सारा क्या है, ग्रहण करने का काम कर रहे हैं, सुना भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ इन पे, क्योंकि क्वेश्चन 1 से 4 बनते हैं। क्वेश्चन को पूरा घुमाना चाहिए, जिससे कि एक क्वेश्चन से अगर दूसरा भी क्वेश्चन बने तो आपका ना गलत हो, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग रीडिंग, यानी पढ़ने का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। बताइए, ए ऑप्शन है कनेक्ट द आइडियाज ऑफ द टेक्स्ट विद वंस प्रीवियस नॉलेज, यानी क्या करें, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे पूर्व ज्ञान से जोड़ें। भाई ये बात तो ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना चाहिए। मेक मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेज एंड लैंग्वेज चंक्स, यानी क्या करें, जो भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं, फ्रेज पढ़ रहे हैं, या फिर लैंग्वेज को क्या है टुकड़ों में पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग निकालें। ठीक है भाई, मीनिंग बनाएं, ये भी ठीक है। लैंग्वेज इन्फर्स मीनिंग व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट, अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो भी उसके मीनिंग तक जाएं, ये भी ठीक है।
डिकोडिंग द टेक्स्ट द वर्ड्स एंड फ्रेज, यानी ये पढ़ने का मतलब नहीं होता कि हम सुने टेक्स्ट को, डिकोड करें उसके वर्ड्स को और फ्रेज को, तो ये मतलब नहीं होता पढ़ने का। ये किसका मतलब होता है? लिसनिंग का। ठीक है, किसका? लिसनिंग का। सुनते हैं तो हम किसी चीज को क्या करते हैं? डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। व्हेन लर्नर्स कम टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब बच्चे पहली बार स्कूल आते हैं, दे कम विद मदर टंग, तो किसके साथ आते हैं? अपनी मातृभाषा के साथ आते हैं, अपनी मदर टंग के साथ आते हैं। ठीक है, हाउ डज अ टीचर इन हर इंग्लिश और अदर लैंग्वेज क्लास यूज द मदर टंग ऑफ लर्नर, यानी टीचर क्या करेगा क्लास में? इंग्लिश का टीचर है तो वो कैसे उनकी लैंग्वेज को यूज करेगा? मदर टंग को यूज करेगा। तो देखते हैं ऑप्शंस में, टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर शुड बिगिन विद द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लास एंड लेट लर्नर्स यूज देयर लैंग्वेज, यानी टीचर को क्या करना चाहिए? क्या करे टीचर की शुरुआत क्या करे? कॉमन लैंग्वेज से शुरू करे क्लास में पढ़ाना, और फिर बाद में बच्चों को छोड़ दे कि बच्चे अपने आप यूज कर लेंगे बाद में अपनी भाषा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है? टीचर शुड यूज ओनली इंग्लिश और द अदर लैंग्वेज, टीचर क्या सिर्फ इंग्लिश यूज करे या फिर कोई और लैंग्वेज, एंड शुड नॉट अलो लर्नर्स टू यूज देयर मदर टंग, यानी बच्चों को बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दे कि तुम अपनी मदर टंग नहीं बोल सकते, तुम अपनी मातृभाषा यूज नहीं करोगे। सी ऑप्शन है, टीचर शुड फ्रीली अलो चिल्ड्रन टू यूज एनी लैंग्वेज, यानी बच्चों को फ्रीली कहे कि कोई भी भाषा तुम यूज कर सकते हो, तुम्हें पूरी फ्रीडम है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे विश टू यूज, यानी जो तुम यूज करना चाहते हो कोई भी भाषा हो, एंड शी में स्पीक इन द कॉमन लैंग्वेज, और टीचर क्या है? कोई भी कॉमन लैंग्वेज में बोल सकती है, और बच्चे क्या है? फ्रीली कुछ भी यूज कर सकते हैं जो तुम्हें आती हो भाषा, जो तुम्हें अच्छी लगती हो। ठीक है, या फिर डी ऑप्शन है, टीचर शुड स्पीक द लैंग्वेज विच टू अटेम्प्ट टू टीच हर लर्नर्स, यानी टीचर वही लैंग्वेज यूज करे जो क्लास में पढ़ाना चाहती है। लर्नर्स विल अल्टीमेटली लर्न द टारगेट लैंग्वेज, और बच्चे कैसी लैंग्वेज यूज करें? टारगेट लैंग्वेज। तो भाई ये तो गलत हो गया है ना, ये भी गलत है, और ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा ठीक है कि टीचर क्या है? बच्चों को फ्रीली कह रही है, पूरी फ्रीडम दे रही है कि भाई तुम अपनी मदर टंग यूज करो या कोई भी भाषा आराम से यूज कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। NEP 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, यानी NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या रिकमेंड करती है कि क्लासिकल लैंग्वेज क्या करनी चाहिए? एडिशनल ऑप्शन की तरह यूज करनी चाहिए, और कब? मिड और सेकेंडरी स्टेज पे स्कूलिंग की, या फिर वन ऑफ द ऑप्शंस अंडर द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि त्रिभाषा सूत्र में से एक ऑप्शन में रखी जाए क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर एज एडिशनल ऑप्शंस ड्यूरिंग द फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग। भाई फाउंडेशनल स्टेज में तो बच्चा छोटा रहता है, तो उसे कैसे हम क्लासिकल लैंग्वेज सिखा सकते हैं, है ना, कोई भी क्लासिकल लैंग्वेज। डी ऑप्शन है एज एडिशनल ऑप्शंस एज एन इलेक्टिव लैंग्वेज ड्यूरिंग द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग, कि एक इलेक्टिव लैंग्वेज की तरह, एडिशनल ऑप्शन की तरह यूज करें, तो ये भी नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा कि भाई हम उसे फाउंडेशनल एज में एडिशनल ऑप्शन में क्लासिकल लैंग्वेज यूज कराएं, या फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूले में ऐसा है, तो ये भी नहीं है। भाई ए ऑप्शन ठीक है कि हम अगर कोई भी भाषा बच्चे को सिखानी चाहते हैं या फिर कोई भी लैंग्वेज ऐड करना चाहते हैं कोई भी, तो ऑप्शन के तौर पे तो हम कब कर सकते हैं? जब बच्चा मिड और सेकेंडरी स्टेज में होगा, यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना, तभी तो वो समझ सकता है क्लासिकल भाषा को, है ना। तो ए ऑप्शन ठीक है, NEP यही रिकमेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। लैंग्वेज इज, यानी भाषा क्या है? अ लिंग्विस्टिक अरेंजमेंट है, यानी भाषा विज्ञान है, एक तरह से भाषाई विज्ञान है। अ सिस्टम ऑफ सिस्टम, यानी अवस्थाओं की अवस्था है, सिस्टमेटिक यानी सिस्टम से पूरा। अ डेवलपमेंटल ग्रामेटिकल सिस्टम है, कि ग्रामेटिकल सिस्टम है, या फिर ऑफ लेटर्स एंड साउंड, यानी एक लेटर और साउंड के बेस पे है लैंग्वेज। भाई बी ऑप्शन हमारा ठीक होगी, लैंग्वेज क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम, यानी अवस्थाओं की अवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ठीक है, इसी के अंदर व्यवस्था, इसी के अंदर हमारी फिनीम्स आ जाएंगी, यानी सिस्टम के अंदर ही फिनीम्स यानी साउंड आ जाएगा, सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर आ जाएंगे, पूरे सिस्टम के अंदर ही तो आ जाएंगे, है ना। लेटर्स हुए ये भी इसी के अंदर आ जाएंगे,
साउंड्स भी इसके अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। तो भाषा क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, यानी व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। जीवा रीड्स अ टेक्स्ट लुकिंग फॉर सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यानी जीवा क्या है? कोई भी टेक्स्ट पढ़ रही है, किस लिए? एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज, यानी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जीवा क्या है? टेक्स्ट पढ़ रही है कोई भी, तो इसे क्या बोलेंगे? स्कैनिंग बोलेंगे या फिर स्कीमिंग बोलेंगे। स्कीमिंग तो ओवरऑल मीनिंग के लिए होता है, स्कैनिंग होता है किसी भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। या फिर रैपिड रीडिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? भाई क्या है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए किसी भी टेक्स्ट को देख रही है, तो क्या कर रही है जीवा? जीवा स्कैनिंग कर रही है, स्कैनिंग रीडिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब मैंने कराई है, स्कीमिंग स्कैनिंग सब। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, मुश्किल से 20 मिनट की वीडियो है, ठीक है। मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फॉर्म इन ग्रामर लर्निंग इज, यानी मीनिंग से फॉर्म की तरफ जाना ग्रामर लर्निंग में क्या है? ऑप्शन पढ़ते हैं, क्या है? लर्नर्स यूज द ग्रामेटिकल आइटम विद अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्कवर द रूल्स लेटर, यानी इसका मतलब बता रखा है ऑप्शंस में, बस थोड़े से बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे हैं जिससे कि हम लोग डर जाएं देख के कि लर्नर्स यूज द, लर्नर क्या है? ग्रामेटिकल आइटम यूज करें, कैसे करें? समझ के करें, एंड रूल्स को बाद में डिस्कवर करें, पहले उसे समझें फिर बाद में रूल्स पे जाएं, ठीक है। या फिर बी ऑप्शन है, लर्नर्स आर मेड टू लर्न द रूल्स फर्स्ट, यानी पहले तो रूल याद करें और फिर उसे अप्लाई करें, है। सी ऑप्शन है, टीचर टीचेस द रूल्स फर्स्ट, टीचर क्या है? पहले रूल्स पढ़ाए और फिर क्या है? यूज कराए, और कैसे? ड्रिल के द्वारा। डी ऑप्शन है, लर्नर्स अंडरस्टैंड रूल्स ऑफ द ग्रामेटिकल आइटम्स, की बच्चे क्या है? पहले रूल समझे ग्रामेटिकल आइटम के और फिर क्या करें? बाद में उसे यूज करें। तो इसमें भी रूल्स की बात हो रही है पहले, तो हमें ग्रामर कैसे पढ़नी होती है? मीनिंग टू फॉर्म। इसमें भी रूल्स की बात पहले हो रही है, तो ये भी कट गया। और इसमें भी रूल सिखाए जा रहे हैं पहले, तो ये भी कट गया। लेकिन इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं कि ग्रामेटिकल आइटम को कैसे करना है? पहले समझना है और बाद में डिस्कवर द रूल्स लेटर, यानी रूल क्या है? बाद में डिस्कवर करने हैं, पहले क्या है? यूज करना है। कैसे यूज करना है? समझ गए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है भाई। ग्रामर को हमें हमेशा इसी तरह से पढ़ना चाहिए, तो संदर्भ में पढ़ना चाहिए। दूसरा, पहले उसका मीनिंग पढ़ें, पहले उसे यूज करें, फिर रूल्स पे जाएं, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड यू प्लेस एज द मोस्ट सुटेबल असेसमेंट टास्क, कौन सा एक अच्छा असेसमेंट टास्क है किस लिए? लर्नर्स एबिलिटी टू डेवलप स्पीकिंग स्किल्स, यानी स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए कौन सा एक टास्क अच्छा है? बताइए। ए ऑप्शन है, राइटिंग अ स्पीच इन अ गिवन सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन दे के उस पर स्पीच लिखवाना। या फिर डिस्क्राइब अ सीन फ्रॉम प्ले में से कोई भी सीन डिस्क्राइब करना। या फिर लिसनिंग टू एन ऑडियो टेक्स्ट एंड रेस्पॉन्डिंग टू इट, यानी कोई भी ऑडियो टेक्स्ट सुनना और उस पर रेस्पॉन्ड यानी अपनी प्रतिक्रिया देना। डी ऑप्शन है, प्लेइंग अ कैरेक्टर इन अ रोल प्ले, कि रोल प्ले में अपना कैरेक्टर प्ले करना। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन अच्छा होगा? देखो भाई, स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है तो रिटन स्पीच से तो होगी नहीं, ना ही कोई सीन डिस्क्राइब करके होगी कि उसके डिस्क्राइब करें उसे, तो ये भी नहीं है। या फिर ऑडियो टेक्स्ट सुन लो और उस पर प्रतिक्रिया दो, तो ये भी गलत है, ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। ये अच्छा ऑप्शन है कि रोल प्ले कराएं और उस रोल प्ले में क्या है? कैरेक्टर प्ले करें, ठीक है। तो उसमें क्या है? डिस्कशन होगा, सबको रोल दिया जाएगा अपना अपना, जो भी कोई टॉपिक होगा, तो इससे क्या है? बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, ठीक है, डेवलप होगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का कौन सा एक है इसमें से? बताइए। ए ऑप्शन, असेसमेंट डिजाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एट द रीजनल लेवल, कि रीजनल लेवल पे यानी क्षेत्रीय लेवल पे हो असाइनमेंट आकलन ऑर्गेनाइज कराया जाए, किस लिए? टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द टर्म, यानी टर्म के बिल्कुल एंड में, यानी एंड ऑफ द ईयर या फिर 6 महीने में, 1 साल में बच्चों को मॉनिटर करने के लिए।
बी ऑप्शन है असेसमेंट डिजाइन टू नो स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर, कि साल के अंत में बच्चे की प्रोग्रेस देखें। या फिर सी ऑप्शन है असाइनमेंट डिजाइन टू मॉनिटर एंड प्रोग्रेस ड्यूरिंग द इम्प्रूव स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी क्या है, बच्चों के साथ आकलन करें, साथ के साथ उन्हें मॉनिटर करें, प्रोग्रेस देखें कि इम्प्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे टीचिंग लर्निंग में। या फिर डी ऑप्शन है असेसमेंट एक्टिविटीज लाइक नेशनल अचीवमेंट सर्वे, कि ऐसे आकलन होगा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे कराएं। बताइए असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, जो क्लास के दौरान आकलन होता है, ड्यूरिंग द क्लास। कैसे? ड्यूरिंग द क्लास के दौरान जो आकलन होता है वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, या फिर इसे क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। किसकी तरह होता है ये? फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह। दोनों में बात बराबर ही है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहो या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहो, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा नहीं होगा, एंड ऑफ द टर्म है, तो ये है समेटिव असेसमेंट या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और ये भी एंड ऑफ द ईयर है, तो ये भी क्या हुआ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ ये भी, यानी एंड ऑफ द ईयर हो रहा है, साल के अंत में हो रहा है, जैसे कि फाइनल पेपर है। और नेशनल अचीवमेंट सर्वे से भी कोई फिट नहीं बैठ रहा है कि नेशनल अचीवमेंट करा दो। सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि क्या करें, साथ के साथ मॉनिटर करें और बच्चों की प्रोग्रेस देखें। कब? ड्यूरिंग द इम्प्रूव स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे, यानी जब पढ़ा रहे हैं साथ के साथ आकलन कर रहे हैं, तो उससे अच्छा क्या ऑप्शन होगा भाई, जो साथ के साथ आकलन कर रहे हैं, तो मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग हो रहा है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट बच्चों का हो रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब हो रहा है टीचर कुछ भी पढ़ा रही है, साथ के साथ उसका आकलन कर रही है। आकलन करने का मतलब होता है साथ के साथ देख रही है कि भैया समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो ये आ रहा है, नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, यानी साथ के साथ आकलन, किस्सा खत्म। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 21 बताइए, अ क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स, यानी प्राइमरी क्लासेस में क्या है, कार्टून बुक्स हैं, छोटी बुक्स हैं जो कि 10 पेजों की है, विद लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन एंड अ न्यूज़पेपर फॉर लर्नर्स, बहुत सारे उसमें पिक्चर्स डायग्राम्स दिए गए हैं देखने के लिए, कोई भी इमेजेस, और न्यूज़पेपर है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जब फ्री टाइम हो, जब टाइम मिले उन्हें। What does the classroom attempt to do here, यानी कक्षा में जो ये सब हो रहा है ये किस लिए हो रहा है, क्या मतलब क्या दर्शाना चाहता है, ये बताइए। ए ऑप्शन है क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी एक समृद्ध वातावरण क्रिएट किया जा रहा है कि जिससे बच्चे सीख सकें, पढ़ सकें, कुछ भी मतलब कोई भी एक्टिविटी कर सकें, इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। या फिर डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स ऑफ लर्नर, की बच्चों में पढ़ने के लिए स्किल डेवलप हो रही है। सी ऑप्शन है क्रिएटिंग रीडिंग ग्रुप्स अमंग लर्नर्स, की बच्चों का ग्रुप बनाया जा रहा है, क्रिएट करा जा रहा है जिससे कि वो ग्रुप में पढ़ सकें। या फिर क्रिएटिंग एन एकेडमिक एनवायरनमेंट, यानी एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है। तो भाई एकेडमिक की तो कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है, कोई पढ़ने की बात थोड़ी ना हो रही है, ठीक है, सॉरी, पढ़ने की मतलब इस तरह से बात नहीं हो रही है। ये तो कह रहे हैं कि कार्टून बुक्स हैं, स्मॉल बुक्स हैं, छोटे पेजेस की, उसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कब, व्हेन गेट टाइम। तो ये क्या हो रहा है, मतलब फोकस पढ़ने पे नहीं है, एक तरह से टाइम को यूटिलाइज करने पे है कि जो टाइम बच रहा है उसमें कर रहे हैं ये चीजें, है ना। कोई ये रीडिंग स्किल तो डेवलप नहीं कर रहे, है ना ही रीडिंग हैबिट डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर। ये क्या कर रहे हैं, बच्चों को एनवायरमेंट दे रहे हैं, कैसा, एक प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, यानी एक समृद्ध वातावरण दे रहे हैं बच्चों को सीखने के लिए, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, यानी टीचर क्या है, बच्चों को ये सिखा रही है कि कैसे लिखना चाहिए, कि वर्ड लेटर, यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बनाएं, ऐसे डंडा खींचें, फिर ऐसे करें, फिर बीच से मिलाएं, टीचर बताती है। सी डिस्क्राइब वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव फॉर राइटिंग द लेटर्स ऑफ द स्टार्ट, यानी ये अल्फाबेट, यानी ये क्या कह रही है कि कैसे शुरू करना है, कैसे पेंसिल पकड़नी है, कैसे हाथ को घुमाना है, मतलब पूरा मेथड बता रही है टीचर। What does she try to make her learners understand, यानी बच्चों को वो क्या समझाना चाहती है, बताइए। राइटिंग स्किल डेवलप कर रही है उनमें, राइटिंग रूब्रिक्स, या फिर मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, या फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन। राइटिंग रूब्रिक्स का मतलब है कि राइटिंग इंप्रूव करना, भाई उन्हें तो लिखना ही नहीं आ रहा, इंप्रूव तो वो जब करेंगे।
राइटिंग स्किल डेवलप कर रही है, यानी कौशल बिल्कुल विकसित कर रही है। भाई वो क्या कर रही है, उन्हें तरीका ही तो बता रही है कि ऐसे ऐसे करो, पेंसिल को ऐसे करो, फिर बीच से ऐसे लेके जाओ, हाथ को ऐसे घुमाओ, वो यही तो बता रही है। ठीक है, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन तो बन ही रहा है कि पहले से ही बन रहा है, जब भी तो वो लिखना शुरू कर रहे होंगे, है ना। तो टीचर क्या कर रही है, मैकेनिक्स बता रही है लिखने का, यानी तरीका बता रही है कि इस तरह से तुम्हें लिखना है, पेन को ऐसे पकड़ना है, हाथ को ऐसे रखना है, अंगूठे को उंगली के साथ ऐसे रखना है। ठीक है, तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस बता रही है, यानी पूरा मैकेनिक्स बता रही है राइटिंग का। ठीक है भाई, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबलरी, यानी प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होती है। वर्ड्स वी रिकॉग्नाइज एज वी हियर एंड रीड, यानी जो हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो ये तो क्या हुआ, ये तो रिसेप्टिव वोकैब हुई। कैसी, रिसेप्टिव, यानी जो हम रिसीव करते हैं। ठीक है भाई, सुन के और पढ़ के ही तो हम रिसीव करते हैं, जब पढ़ते हैं, जब हम अपने मन में दिमाग में रखते हैं, वो भी रिसीव कर रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं तो आप भी ग्रहण कर रहे हैं, आप भी रिसीव कर रहे हैं, तो ये तो रिसेप्टिव हुई। वर्ड्स विच वी रिकॉल वन स्पीक, यानी कोई बोलता है वर्ड्स को, या फिर वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, जो हम लिखने में और बोलने में करते हैं यूज, या फिर वर्ड्स विच वी फेल टू रिकॉग्नाइज व्हाइल लिसनिंग एंड राइटिंग, यानी जिन शब्दों को हम पहचान नहीं पाते हैं, कब, सुनती बार और लिखती बार। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा। भाई प्रोडक्टिव वोकैब वो होती है जिसमें हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैं कुछ लिख रही हूँ तो मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी बोलने में प्रोड्यूस कर रही हूँ और लिखने में प्रोड्यूस कर रही हूँ। तो क्या कर रही हूँ, मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ, यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि राइटिंग कर रही हूँ और स्पीकिंग कर रही हूँ। राइटिंग और स्पीकिंग क्या होती है, प्रोडक्टिव वोकैब होती हैं। ठीक है, क्या होती है, प्रोडक्टिव वोकैबलरी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, भाषा सीखने के लिए कौन सा एक सही नहीं है। भाषा अधिगम में मदर टंग सपोर्ट्स बेटर कोग्निटिव लेवल, भाई मदर टंग में अगर बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसका संज्ञानात्मक वृद्धि भी होगी, यानी दिमाग भी बढ़ेगा, अच्छी तरह समझ आएगा, है ना। मदर टंग इंटरफेयर इन द लर्निंग अदर लैंग्वेज, की दूसरी भाषा सीखने में मदर टंग क्या है, बाधा बनती है मातृभाषा, क्या ऐसा है। सी ऑप्शन है मदर टंग कम्युनिकेशन स्किल्स फैसिलिटेट्स इंटरपर्सनल, यानी मदर टंग क्या है भाई, हमारी कम्युनिकेशन भी अच्छी बनाती है और हम दूसरों के विचारों को समझ भी पाते हैं मातृभाषा के द्वारा। भाई मैं हिंदी बोल रही हूँ, सामने वाला हिंदी बोल रहा है, तो हम क्या है, दूसरों के विचारों को अच्छी तरह समझ लेते हैं और कम्युनिकेशन भी अच्छी कर लेते हैं। अब मेरे सामने कोई इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने लगे तो मेरे अंदर भी हेजिटेशन आएगी कि भैया मैं कैसे बोलूँ इसके सामने, है ना। लर्निंग इन मदर टंग प्रमोट्स कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कि अगर मदर टंग में हम अधिगम कर रहे हैं तो उससे क्या है, हमारे कंसेप्ट भी अच्छे होंगे, हम कंसेप्ट को समझ पाएंगे जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। भाई दूसरों के विचारों को समझ रहे हैं, ये भी ठीक है, और बच्चे की कॉग्निटिव ग्रोथ हो रही है, ये भी ठीक है। लेकिन मदर टंग क्या है, बाधा नहीं बनती है कि मदर टंग, अगर मदर टंग में हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा दूसरी भाषा नहीं पढ़ सकता या फिर दूसरी भाषा नहीं सीख सकता, तो ऐसा नहीं है, इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, विच अप्रोच टू राइटिंग कुड बी स्टेटेड एज लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, यानी कोई सीखना चाहता है, लिखना चाहता है, एक अच्छा लेखक लिखना चाहता है, तो वो क्या है, कौन सी अप्रोच है, वो लिखने का तरीका सीख रहा है या फिर स्टेजेस से होके गुजर रहा है या फिर लिख रहा है कुछ भी, यानी एक अच्छी राइटिंग करना चाहता है, तो ये क्या है, प्रोसीज अप्रोच है, प्रोडक्ट अप्रोच है, इमिटेशन समवंस राइटिंग है, या फिर राइटिंग इन पॉइंटर है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग, यानी लिख कर सीख रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, प्रोसीज अप्रोच ही तो है, एक तरीके से ही तो लिख रहा होगा, है ना। कौन सी अप्रोच है, प्रोसीज अप्रोच, की एक तरीके से ही तो लिख रहा होगा कि पहले प्री राइटिंग करेगा, फिर एडिटिंग करेगा, फिर ड्राफ्टिंग करेगा, फिर पब्लिशिंग करेगा, है ना, ऐसे ही तो होता है पूरा तरीका। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी प्रोसीज अप्रोच, एक प्रक्रिया, उपागम। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, अ टीचर ऑफ क्लास 3rd व्हाइल टीचिंग हर लर्नर्स एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव पढ़ा रही है बच्चों को, आस्क हर लर्नर्स टू लिस्ट आउट द वर्ड्स, यानी बच्चों से कह रही है कि एक सूची बनाओ शब्दों की जो कि डिस्क्राइब करें पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु को,
सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में, और कैसे करना है, डिस्कशन के थ्रू, पीयर्स के साथ डिस्कशन के थ्रू। व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग वोकैब नोन एज, जो ये वोकैब का तरीका है ये क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, वर्ड कनेक्शन की वर्ड को, वर्ड का कनेक्शन बना रही है वो, या वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रही है, या फिर एडजेक्टिव इन कंटेक्स्ट यानी एडजेक्टिव को संदर्भ में बता रही है, या फिर वोकैब को संदर्भ में सिखा रही है। यानी बच्चों की क्या है, जिससे ज़्यादा वोकैब कैसे सीख सके, वो अपने वातावरण से, अपने संदर्भ से सीख सकें, अपने एनवायरनमेंट से सीख सकें, रियल लाइफ से सीख सकें। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट होगा। भाई वर्ड्स कनेक्शन भी नहीं सेट बैठ रहा है, या फिर ना ही वर्ड्स को वो डिस्क्राइब कर रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को संदर्भ में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सबसे बेस्ट क्या होगा कि वोकैब डेवलप कर रही है बच्चों के अंदर, वो भी कैसे, संदर्भ में, ठीक है, कंटेक्स्ट में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बढ़िया है, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंड बाय NEP 2020, यानी NEP 20 ने किस तरह का स्ट्रक्चर दिया है स्कूल का, बताइए। 5+3+3+4, या फिर 2+3+3+4, या फिर 2-5-3-2-2, या फिर 5-3-3-2-2। बताइए कौन सा एक ऑप्शन बेस्ट है, कौन सा एक ऑप्शन सही है। इसे क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल समझने की जरूरत है। देखो पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, अब क्या है 5+3+3+4, यानी 53-34 याद कर सकते हैं, सिंपल हिंदी में याद रख लें, देसी में बिल्कुल 53-34, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आगे देखते हैं इसे, मैंने एक स्लाइड रखी है इसकी, देखो सिंपल सी बात है, क्या है 5-3-3-4, यही तो ऑप्शन दिए हैं, यही तो बताया गया है इसमें कि कैसा स्ट्रक्चर है, 5+3+3+4। यानी स्टार्टिंग क्या है, अपना बच्चा फाउंडेशन स्टेज से स्टार्टिंग करेगा। फाउंडेशन स्टेज के अंदर 2 होंगी, एक तो 3 साल अपनी आंगनवाड़ी में बिताएगा, जिसमें बच्चा 3 से 6 वर्ष का रहेगा, ठीक है। उसमें अपनी प्रेप करेगा, प्राइमरी करेगा, नर्सरी करेगा, LKG करेगा, UKG करेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं KG UKG, ठीक है। फिर बच्चा क्या है 2 साल अपनी किस में, क्लास फर्स्ट करेगा, सेकंड करेगा, जब बच्चा 6 से 8 साल का होगा। ये पूरा हुआ फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें क्या है बच्चा अपने 3 साल बिताएगा, यानी अपनी क्लास 3rd करेगा, 4th करेगा और 5th करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है मिडिल स्टेज, इसमें बच्चा अपनी 3 साल बिताएगा, इसमें बच्चा अपनी क्लास 6th करेगा, 7th करेगा, 8th करेगा, ठीक है। इसमें बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 11 से 14 साल का बच्चा हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा सेकेंडरी स्टेज में, सेकेंडरी स्टेज में क्या है बच्चा अपने 4 साल बिताएगा, यानी अपनी क्लास 9th करेगा, 10th करेगा, 11th और 12th। इसमें बच्चा हो जाएगा 14 से 18 साल का, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रक्चर है। पहले क्या स्ट्रक्चर था, 10 साल अपनी एक जगह, 6 साल से लेकर 16 साल तक एक, और फिर 2 साल अलग, यानी 11वीं 12वीं, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर हो गया है 5+3+3+4, यानी फाउंडेशन स्टेज, जिसमें बच्चा क्या है प्ले वे सीखेगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करेगा। फिर 3 साल अपनी प्रिपरेटरी स्टेज में, यानी प्ले खोज करेगा, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग करेगा, इंटरेक्शन होगा क्लासरूम में। फिर मिडल स्टेज में क्या है बच्चे के अंदर भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, यानी अनुभवात्मक अधिगम होगा, साइंस पढ़ेगा बच्चा, मैथ पढ़ेगा, आर्ट पढ़ेगा, सोशल स्टडीज पढ़ेगा, ह्यूमैनिटीज पढ़ेगा। फिर सेकेंड स्टेज में क्या है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और अपनी पसंद के सब्जेक्ट वो चुन सकता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस हुई, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो याद रखेंगे ना, 5 साल इसमें, 3 साल इसमें, फिर 3 साल इसमें और 4 साल इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। चिल्ड्रन स्क्रिबल ऑन वॉल्स, फ्लोर्स एंड पेपर्स ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, यानी शुरुआती टाइम में जब बच्चा एडमिशन लेता है या फिर एडमिशन लेने से पहले प्रेप में होता है, प्राइमरी में होता है, तो क्या है दीवारों पे ऐसे घुचड़ पुचड़ करते रहते हैं बच्चे, कुछ भी बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे, ठीक है, करते हैं, सबके घर में होंगे बच्चे, छोटे छोटे करते हैं, दीवारों पे करेंगे, फर्श पे लेके अगर चौक उनके हाथ में लग जाए तो पूरे फर्श को गंदा कर देंगे, या फिर कोई भी कॉपी लग जाए, मेरी दीदी के बच्चे आते हैं तो जो भी कॉपी हाथ लग जाएगी ना उसी में गुचड़ पुचड़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं बताइए। इज अ पार्ट ऑफ एमरजेंट लिटरेसी, हैज़ नो वैल्यू फॉर लर्निंग, की इसकी कोई वैल्यू नहीं है सीखने में। भाई ऐसी बात नहीं है, बच्चा शुरू ही ऐसे करता है,
इज अ मैथमेटिक्स लर्निंग, सब्जेक्ट यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। इज अ लैंग्वेज लर्निंग कि बच्चा भाषा सीख रहा है, बच्चा भाषा भी नहीं सीख रहा है, बच्चा क्या है लिखने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी वो तो 1 लिख सकता है, 2 बनाने की कोशिश करेगा। तो क्या कर रहे हैं, ये पार्ट है एमरजेंट लिटरेसी, यानी स्टार्टिंग पार्ट है जब बच्चा साक्षरता लेने की कोशिश करता है, जब पढ़ाई की शुरुआत करता है, ठीक है। तो क्या है, इज अ पार्ट ऑफ एमरजेंट लिटरेसी। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन। बताइए लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग क्या होती है, जो हम लैंग्वेज सीखते हैं स्कूल में जाके पढ़ते हैं, और लैंग्वेज एक्विजिशन होती है जो हम घर से सीख लेते हैं, हमारी मम्मी पापा की जो भाषा होती है, जो भाषा अर्जित करते हैं हम, ठीक है। तो इनके बारे में कौन सा एक गलत है बताइए। ए ऑप्शन है, ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस इफ गिवन अपॉर्चुनिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी बच्चे क्या है भाई ज़्यादा भाषा भी यूज कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे मौके दिए जाए और अच्छा वातावरण दिया जाए, है ना। अब कोई हिंदी भाषा बोलने वाला बच्चा है और उसे किसी फॉरेन कंट्री में भेज दिया जाए तो कुछ ही महीने लगेंगे वहाँ के माहौल में ढलने में, इंग्लिश बोलने लगेगा, हिंदी उसकी ऐसी कैसी रहेगी, हिंदी भी आएगी उस पर, फिर इंग्लिश भी आ जाएगी, तो माहौल मिलेगा और मौके भी मिलेंगे, है ना। फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेयर्स इन द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, की पहली भाषा क्या है बाधा बनती है दूसरी भाषा सीखने में। सी ऑप्शन है, लैंग्वेज लर्निंग शुड बिगिन फ्रॉम मीनिंग एंड मूव टू अंडरस्टैंड फॉर्म, कि भाषा सीख रहे हैं तो कैसे सीखें, पहले उसका मीनिंग देखें, उसे यूज करें, फिर उसकी फॉर्म पे जाएं, यानी रूल्स पे जाएं। फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज, की पहली भाषा क्या है दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। भाई अगर हमें हिंदी आती है तो हम क्या इसी की बेस पे इंग्लिश सीख लेते हैं, है ना, इसी को आधार बना के। तो ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, और ये बात भी ठीक है कि बच्चों को क्या है मौके देने चाहिए, वातावरण देना चाहिए। लेकिन ये बात गलत है कि पहली भाषा क्या है बाधा बनती है दूसरी भाषा में। भाई ऐसी बात नहीं है, बाधा नहीं बनती, वो तो सपोर्ट करती है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 30, 50 क्वेश्चन है, देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। बताइए, अ टीचर ऑफ क्लास 4th हैज गिवन अ टास्क ऑन रोल प्ले, क्लास 4th के बच्चों को क्या है रोल प्ले दिया गया है कोई टास्क, वेयर द लर्नर्स आर आस्क्ड टू एक्सचेंज देयर इन अ गिवन सिचुएशन, यानी क्या है टीचर कह रही है कि इनके रोल एक्सचेंज कर दो, ऐसी सिचुएशन दी है कि एक्सचेंज कर दिए गए हैं उनके रोल। टीचर यहाँ पे क्या डेवलप कर रही है, क्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्या एनहेंस कर रही है, क्या इंप्रूव कर रही है बच्चों के अंदर, क्या किस स्किल को डेवलप कर रही है, एक्टिंग की स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल या फिर रीडिंग स्किल। बताइए भाई रोल प्ले होगा तो डायलॉग डिस्कशन भी होगा, आपस में बातचीत भी करेंगे, तो क्या होगा उनकी स्पीकिंग स्किल बेटर होगी। कौन सी स्किल बढ़ेगी, स्पीकिंग स्किल। लिखना तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ना पढ़ना हो रहा है। एक्टिंग हमारी कोई स्किल होती नहीं है, एक्टिंग रियल लाइफ में होती है, लेकिन वैसे हमारी 4 स्किल होती है, LSRW। इसमें कहीं एक्टिंग दिख रहा है नहीं ना, तो एक्टिंग तो होगी नहीं, ठीक है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बस ये 4 कौशल होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 बताइए, अ टीचर शुड यूज द लर्नर्स मदर टंग वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम बिकॉज, टीचर को क्या है मदर टंग यूज करनी चाहिए क्लास में पढ़ाती बार, क्यों। ए ऑप्शन है, ईच चाइल्ड विल लर्न एट द सेम पेस इफ दे आर टॉट इन देयर मदर टंग, कि अगर मदर टंग में पढ़ाएंगे तो सभी बच्चे एक स्पीड के साथ सीखेंगे, क्या ऐसा है। बी ऑप्शन है, लर्नर विल आंसर ऑल द क्वेश्चन इफ दे आर लर्निंग इन देयर मदर टंग, कि बच्चे सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे अगर उन्हें मदर टंग में पढ़ाया जाए। सी ऑप्शन है, लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द न्यू कंसेप्ट इजिली एंड फील मोर एक्सेप्टेड इन द क्लासरूम, कि बच्चे क्या हैं कुछ भी नया टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उसे अच्छे से समझेंगे और अपने आप को बिल्कुल ऐसा महसूस करेंगे कि हमें स्वीकार किया जा रहा है क्लास में, है। डी ऑप्शन है, देयर विल बी द लीस्ट डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, कि अगर मदर टंग में पढ़ाएंगे तो क्लास में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो ये बात तो कोई फिट नहीं बैठती है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। या फिर किस अगर मदर टंग में पढ़ाएंगे तो सब बच्चे एक स्पीड से सीखेंगे। भाई एक स्पीड से तो कभी नहीं सीख सकते, चाहे तुम किसी भी तरह पढ़ा लो, क्योंकि सबके सीखने का तरीका अलग होता है ना भाई। अब जैसे मैं सीख रही हूँ, 4 बच्चे एक साथ सीख रहे हैं, तो चारों के दिमाग में कोई एक साथ थोड़ी घुसेगी चीजें, है ना भाई। कोई ज्यादा कैच कर पाएगा, कोई टीचर 10 पॉइंट बोल रहा है तो 10 के 10 कैच रहा है, कोई 10 में से 5 को कैच कर रहा है, कोई 10 में से 2 ही कर पा रहा है, और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है,
है ना, ऐसे भी तो होता है। तो ये बात भी गलत है कि सारे आंसर देंगे, लेकिन ये बात अच्छी है कि कोई भी नया टॉपिक अगर पढ़ाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे, और बच्चों की अगर मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है तो उन्हें ऐसे महसूस होगा कि हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है क्लास में। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, हाउ कैन अ टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बडिंग राइटर, यानी टीचर कैसे एक अच्छी राइटिंग स्किल डेवलप कर सकता है एक राइटर के अंदर, बताइए। बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक एंड वर्ड लिमिट, कि किसी भी टॉपिक पे क्या है इंस्ट्रक्शन देकर और वर्ड्स की लिमिट रख दे कि भैया तुम्हें 50 वर्ड्स में लिखना है, तो इससे अच्छी राइटिंग होगी। या फिर बाय प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल, मेकिंग स्पेसिंग कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर, यानी बच्चों को सराहना करके कि वाह बेटे तुमने बहुत अच्छी तरह लिखा है, अगर तुम यहाँ पे इस तरह से लिख देते तो इस तरह से होता, मतलब अच्छी तरह गाइड भी कर रहा है, उन्हें टिप्पणी भी दे रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, इम्प्रूव करो, और प्रेजिंग करो, यानी उन्हें क्या है सराहना भी दे रहा है, तारीफ कर रहा है, तो अच्छी राइटिंग होगी। या फिर बाय आस्किंग लर्नर्स टू राइट इन गुड हैंड राइटिंग, की साफ साफ राइटिंग में लिखो। या फिर बाय गिविंग लर्नर डिटेल फीडबैक ओनली ऑन देयर ग्रामेटिकल एरर, कि सिर्फ ग्रामेटिकल एरर पे ही फीडबैक दें कि भाई ये ग्रामर मिस्टेक है, इज की जगह वाज होगा, तो ये तो कोई बात अच्छी नहीं हुई कि ग्रामेटिकल एरर ही पे फीडबैक दें, बस बाकी चीज़ ना देखें। या फिर उन्हें अच्छी राइटिंग लिखने के लिए कहें, या फिर किसी भी टॉपिक पे क्या है वर्ड लिमिट दे दें कि 50 वर्ड में लिखो तो अच्छी राइटिंग होगी। नहीं भाई, अच्छी राइटिंग तब होगी जब टीचर क्या है बच्चों की तारीफ करेगा। तारीफ का मतलब ये नहीं है कि वो चने के पेड़ पे चढ़ जाएंगे, तारीफ का मतलब है कि उन्हें सराहना देगा कि वेल डन, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी बात है, और इम्प्रूव करो, थोड़ा सा और अच्छा करो, तो बच्चे क्या है प्रोत्साहित हो जाएंगे अंदर से कि हाँ भाई मैं और अच्छा करता हूँ, टीचर तो मेरी तारीफ कर रहा है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, बच्चों को क्या है प्रेजिंग करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बच्चों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 33 क्वेश्चन बताइए, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है, बताइए। टू मेक कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, कि बच्चों में क्या है कंपैरिजन करें, या लेबल कर दें बच्चों को कि भाई ये इंटेलिजेंट है, ये एवरेज है, ये स्लो लर्नर है। टू यूज अ वेराइटी ऑफ वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स लर्निंग, कि बच्चे क्या है कैसे सीख रहे हैं, ये तरीके देखें कि बच्चा कैसे सीख रहा है और कैसे नहीं सीख पा रहा है, ये सारे तरीके यूज करें, सारी वेराइटीज यूज करें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि बच्चा समझ रहा है नहीं समझ रहा, क्या समझ रहा है, कैसे समझ रहा है। ठीक है, सारी चीजों पे। या फिर कंडक्ट क्लास टेस्ट कराएं, किस पे, वीकली बेसिस पे। बताइए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। देखो, हमें कंपैरिजन तो कभी भी नहीं करना है, बच्चों के बीच में कंपैरिजन नहीं करना है, लेबल नहीं करना है, उन्हें टैग नहीं देना है कि भाई तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम गंदे बच्चे हो, तुम अच्छे बच्चे हो। या फिर वीकली टेस्ट लें उनका, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों की क्या है देखें, उन्हें वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज करें, तरीके अलग अलग यूज करें और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि बच्चा कैसे सीख रहा है, स्टूडेंट लर्निंग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है साथ के साथ आकलन करना कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, अ टीचर इज रीडिंग अ स्टोरी फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक अबाउट अ गर्ल हु इज लुकिंग आफ्टर अ स्पैरो एंड फीडिंग इट। टीचर क्या है एक टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी पढ़ रही है कि एक लड़की होती है जो कि एक स्पैरो को पालती है, मतलब अपने घर में रखती है, उसे दाना पानी देती है, फीड कराती है। फिर सडनली क्या होता है, सडनली अ बॉय अली स्टूड अप, यानी अचानक से एक बच्चा क्लास में खड़ा होता है और बताता है कि मैडम हाउ वन डे, यानी एक दिन मैंने क्या करा, एक स्क्वायरल को यानी गिलहरी को, क्या है हमारी गिलहरी जो पार्क में गिर गई हमारे पार्क में, और मैंने उसकी जान बचा ली। ठीक है, तो अली का जो रिएक्शन है इस स्टोरी में किस तरह डिस्क्राइब करेगी टीचर। भाई बच्चा क्लास में खड़ा होकर बता रहा है, कोई भी टॉपिक चल रहा है, टॉपिक से रिलेटेड ये बता रहा है, अच्छा मैडम पता है एक दिन क्या हुआ था, हमारे पार्क में एक गिलहरी गिर गई थी, वो घायल और उसे मैंने बचा लिया था। तो टीचर क्या करेगी, कनेक्टिंग द टेक्स्ट विद हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी जो पढ़ा रही है वो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ेगी, बच्चों के अनुभव से जोड़ेगी, बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ेगी। या फिर इंटरप्टिंग द टीचर इन बिटवीन, यानी बीच में क्या है टीचर डिस्टर्ब हो जाएगी।
या फिर एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड शो दैट ही इज एन एक्टिव इन द क्लास, कि बच्चे को मौका देगी बोलने के, बच्चे को दिखाएगी, शो करेगी कि बच्चा जो है, मेरा बच्चा एक्टिव है, भाई क्लास में पढ़ रहा है। या फिर हिज अटेंशन सीकिंग नेचर इन द क्लास, यानी उसका अटेंशन देखेगी कि भाई अटेंशन है, पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा है, नेचर की भी नॉलेज है इसे। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए ऑप्शन ठीक है कि टीचर क्या करेगी, कनेक्ट कर रही है, यानी बच्चे के पर्सनल एक्सपीरियंस को टेक्स्ट के साथ जोड़ देगी, जो पढ़ा रही है उसके, जो बच्चा बता रहा है उसके पर्सनल एक्सपीरियंस को उस चैप्टर के साथ जोड़ के पढ़ाएगी। ठीक है, तो बच्चे की यहाँ पे रेस्पेक्ट भी हो जाएगी, बच्चे के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ भी देगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बताइए। अ टीचर हैज गिवन अ लैंग्वेज टास्क टू बी डन इन ग्रुप्स। टीचर क्या है, कोई भी लैंग्वेज भाषा का टास्क दे रही है ग्रुप में। व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ टीचर ड्यूरिंग दिस ग्रुप वर्क, यानी इसमें टीचर का क्या रोल होगा जब ये ग्रुप वर्क हो रहा है। Ensure that the task is finished on time, so she should remind them the time again and again, यानी एंश्योर करें कि जो टास्क है वो टाइम से फिनिश हो जाए। टीचर क्या है, रिमाइंड कराए टाइम टू टाइम कि भाई इतना टाइम हो गया, 5 मिनट रह गई हैं, जैसे एग्जाम में करते हैं 15 मिनट्स लेफ्ट। एंश्योर दैट एवरीवन शुड पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप एंड ट्राई टू सपोर्ट देम इफ रिक्वायर्ड, यानी एंश्योर करें, ये सुनिश्चित कर लें कि ये सुनिश्चित करें कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप में, नहीं कर रहा है। ठीक है, और जहां बच्चों को जरूरत हो सपोर्ट की वहां उन्हें सपोर्ट दें। सही बात है। सी ऑप्शन है, टीचर शुड गिव फुल ऑटोनॉमी टू द ग्रुप्स, सो शी शुड सिट सैड ऑन अ चेयर, यानी बच्चों को पूरी ऑटोनॉमी, स्वायत्ता दे दे, पूरी आज़ादी दे दे कि क्लास में तुम खड़े हो, चेयर पे खड़े हो जाओ, टेबल पे चढ़ो। या फिर एंश्योर दैट स्टूडेंट शुड नॉट मेक इन द क्लास, एंश्योर दैट स्टूडेंट शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये एंश्योर करें कि बच्चे क्लास में शोर ना मचाएं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा कि बच्चों को पूरी आज़ादी दे दे, या फिर कि बच्चों को टाइम टू टाइम ये बताती रहे कि बस 10 मिनट बच गई हैं, 15 मिनट बच गई हैं, अपना टास्क पूरा कर लो। ये बात गलत है। ये एंश्योर करे कि हर बच्चा ग्रुप में है, पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और जहां उन्हें सपोर्ट की जरूरत है वहां उन्हें सपोर्ट करे। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। देखो, अगर आप ये 50 क्वेश्चन, मतलब 50-50 की मैं सीरीज लेके आ रही हूँ, कल भी 50 क्वेश्चन कराऊंगी, अगर आप ये पूरी कर लेते हैं तो आपकी इंग्लिश के टॉप सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। भाई देखो, एक सब्जेक्ट में क्या है, एक लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं एक बार में 50 क्वेश्चन करा रही हूँ, तो कितने क्वेश्चन बैठते हैं, 3 से 3 पेपर से भी ज़्यादा एक बार में आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो 50-50 का सेट में लेके आऊँगी। मैंने सोचा था 100 का लेके आना, लेकिन बहुत लंबी क्लास हो जाती, तो इतना आप फिर पूरा नहीं देखते, तो इसलिए मैंने 50 का ही रख लिया, 50 हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 बताइए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज एबिलिटी टू, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस चीज की एबिलिटी है बताइए। ट्रांसलेट द रिटन करस्पॉन्डिंग सिंबल इनटू साउंड, यानी ट्रांसलेट करें कैसे, जो रिटन सिंबल्स हैं उन्हें साउंड में ट्रांसलेट करें। पढ़ने की क्षमता ये दर्शाती है। परसीव एंड डिकोड लेटर्स इन ऑर्डर टू रीड इट्स फ्लुएंटली, यानी परसीव करें, समझें, डिकोड करें लेटर्स को जिससे कि फ्लुएंटली पढ़ सकें। या फिर कंस्ट्रक्ट मीनिंग बाय इंटरेक्टिंग विद टेक्स्ट, यानी क्या है, निर्माण करें, मीनिंग का, ज्ञान का निर्माण करें कैसे, इंटरेक्शन के, अंत्यक्रिया करके साथ, किसके साथ, जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं उसमें क्या है, मीनिंग कंस्ट्रक्ट करें, मीनिंग निकालें उसका कैसे, अंत्यक्रिया करके, इंटरेक्ट करके। डी ऑप्शन है, अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स इन द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, यानी क्या है, सारे वर्ड समझे टेक्स्ट में और उसके मतलब भी समझे। तो भाई सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये होगा कि क्या है, इंटरेक्ट करके समझ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मीनिंग, यानी ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं कैसे, अंत्यक्रिया करके। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट विल बी हेल्पफुल असेसिंग द क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स, कौन सा एक टेस्ट इसमें सबसे अच्छा है जो बच्चे के अंदर क्या है, क्रिएटिविटी डेवलप करेगा, एसेस करेगा, आकलन करेगा क्रिएटिविटी का।
वन वर्ड क्वेश्चन, कि बच्चे को अगर वन वर्ड क्वेश्चन करा रहे हैं तो बच्चा क्रिएटिव कुछ करके दिखाएगा, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन दे रहे हैं मुक्त अंत वाले, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, या फिर ट्रू फॉल्स करा रहे हैं। भाई ना तो ट्रू फॉल्स से कोई क्रिएटिविटी आएगी, भाई एक वर्ड का क्वेश्चन है, या तो ट्रू या फॉल्स, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये टिक लगा दिया, इससे क्या क्रिएटिविटी आई, या फिर वन वर्ड है, एक वर्ड में आंसर बता दिया, ठीक है, तो क्या इससे क्रिएटिविटी आएगी। लेकिन हाँ, अगर ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चे को दिया जा रहा है तो इसमें बच्चा क्या है, कुछ क्रिएटिव करने की सोचेगा, कुछ क्रिएटिविटी दिखाएगा, यूनिक करके दिखाएगा, भाई पता नहीं क्या क्या तरीके लगाएगा, 70 तरह से सोचेगा और लिखेगा, है ना। तो ये क्या है, अगर एक्सप्लेन भी कर रहा है तो ओपन एंडेड करेगा, यानी बिना रुकावट के करेगा, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के करेगा, तरह तरह से सोच पाएगा, क्रिएटिव थिंकिंग लगाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेज इज ट्रू। भाषा के बारे में कौन सा एक सही है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, भाई अभी पीछे पढ़ के आए हैं, सिस्टम्स ऑफ सिस्टम्स, इसके अंदर साउंड भी आ जाते हैं, फिनिक्स सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। या फिर एक सिस्टमेटिक है, यानी एक तरीका है बस। इट इज़ अ रूल्स ऑफ रूल्स एंड एक्सेप्शंस, यानी रूल्स ऑफ रूल्स है, यानी इसके अंदर रूल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, या फिर आइडियाज़ हैं। भाई सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है, क्या है, सिस्टम ऑफ सिस्टम, ये ठीक है, ये ऑप्शन बढ़िया है, ठीक है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 39, लैंग्वेज इज लर्न बेस्ट। भाषा कब अच्छे से याद होगी, जब उसे हम संदर्भ में सिखाएंगे, आइसोलेट यानी अलग करके सिखाएंगे, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में सिखाएंगे, या फिर वर्ड टू वर्ड प्रेजेंट करेंगे। भाई वर्ड टू वर्ड अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक तरह से रट्टा हो गया, बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं, या फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर में सिखाएंगे, अलग अलग करके सिखाएंगे। लेकिन सबसे अच्छा भाषा कब सीखेगा कोई भी बच्चा, जब उसे संदर्भ में सिखाएंगे, कंटेक्स्ट में सिखाएंगे, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए, पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी नैदानिक परीक्षण का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि कोई भी बच्चा है, हमें ये डायग्नोज करना कि बच्चा क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा, बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा, क्यों समझ नहीं आ रहा, यानी डायग्नोज करना। जैसे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो डॉक्टर पूछेगा कि भाई अगर तुम्हें बुखार है तो फिर कैसे बुखार हुआ, क्या सिम्टम्स थे, सर्दी लगी थी, तो ये क्या कर रहा है, डायग्नोज कर रहा है डॉक्टर, ठीक है। तो डायग्नोज क्या होता है, देखना होता है कि बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, क्या क्या कमी रह रही है, क्या गैप्स रह रहे हैं उसके। गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स को फीडबैक देना। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की रिपोर्ट, जो रिपोर्ट कार्ड है उन्हें फिल करना। या फिर प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, के समेटिव असेसमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना। या फिर बच्चों के गैप देखने कि बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे। ये ऑप्शन भाई बढ़िया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि बच्चे के गैप्स चेक करना, बच्चे के गैप देखना कि बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में क्या है, अ टीचर शुड, क्या करता है टीचर, एक्सप्लेन द वोल लेसन सेंटेंस बाय सेंटेंस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी क्या करे, कोई भी लेसन है उसे पूरा एक्सप्लेन करे, और कैसे, सेंटेंस बाय सेंटेंस, एक एक सेंटेंस बता के, कि बच्चों के लिए अच्छा सुविधाजनक होगा। या फिर डिक्टेट करें आंसर्स को, क्वेश्चंस के आंसर, जिससे कि क्या है, बच्चों को आसानी हो सके। या फिर एज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन, क्या करें, इस तरह की तकनीकी अपनाए, इस तरह की टेक्निक यूज करें कि बच्चों को क्या है, प्रोत्साहित किया जा सके कि बच्चे खुद इनिशिएटिव ले सकें, खुद अपने फैसले ले सकें, एक तरह से तरीके ढूंढ सकें, खुद से कुछ कर सकें अपने आप से। तो ये तो बढ़िया है। या फिर डेमोन्स्ट्रेट व्हाट अ टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है बच्चों से, ये दिखाए कि मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ तुमसे, है। तो ये तो गलत हुआ भाई, है ना। और ना ही उन्हें आंसर डिक्टेट करने हैं, यहीं पूरा सेंटेंस सुनाना है। ये बात ठीक है कि चाइल्ड सेंटर में क्या है, इस तरह की टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि बच्चे खुद से करें, अपने ज्ञान का निर्माण करें, खुद से करने की कोशिश करें, कुछ क्रिएटिविटी लेके आएँ। तो ये ऑप्शन बढ़िया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 42,
इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन, यानी एक रचनावादी कक्षा में क्या है, लैंग्वेज किस पे बेस्ड होनी चाहिए, ड्रिल पे और प्रैक्टिस पे, कि ग्रामेटिकल आइटम्स को कैसे पढ़ाएं, रट के पढ़ाएं, प्रैक्टिस करके पढ़ाएं। तो भैया ये तो नहीं होगा। ट्रांजेक्शंस ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, कि क्या है, टीचर बिल्कुल ट्रांसलेशन कर दे, जो भी टेक्स्ट बुक है उसे ही पढ़ा दे बिल्कुल। या फिर लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, यानी टीचर क्या करे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाए, एक ऑथेंटिक टास्क यूज करके, यानी जो भी पढ़ा रहे हैं उसे संदर्भ में पढ़ाए। ये बात तो सही है। द एजम्पशन दैट लैंग्वेज कैन ओनली बी लर्न इफ टीचर ट्रांसमिट्स टू द लर्नर्स, कि टीचर क्या है, लैंग्वेज को क्या है, याद कराए, ट्रांसमिट कर दे बच्चों में। तो ये भी गलत है। सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा बढ़िया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी हमने पढ़ी थी, राइटिंग्स। अ टीचर डिवाइडेड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th इनटू ग्रुप, यानी चौथी क्लास के जो बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं, उनका ग्रुप बनाया जा रहा है, 6 बच्चों का ग्रुप है। एंड गेव देम अ शॉर्ट स्टोरी, उन्हें कोई भी शॉर्ट स्टोरी दी जा रही है बिना एंडिंग के, उसकी एंडिंग नहीं है स्टोरी की। टीचर उनसे कह रही है कि तुम इमेजिन करो, डिस्कस करो आपस में, फाइनलाइज करो और इस स्टोरी का क्या है, अंत लिखो अपने शब्दों में। तो टीचर क्या कर रही है, उनके अंदर कौन सी राइटिंग डेवलप कर रही है, कंट्रोल्ड राइटिंग। कि कंट्रोल राइटिंग में तो क्या है, टीचर के हाथ में होता है कि टीचर अगर कहेगी यही लिखना है तो यही लिखना है। टीचर ने तो उन्हें फ्री छोड़ दिया कि खुद ही इमेजिन करो, डिस्कस करो, कैसे भी फाइनलाइज करो, लेकिन अपने शब्दों में क्या है, स्टोरी का अंत लिखो। या फिर गाइडेड राइटिंग कर रही है, या फिर क्रिएटिव राइटिंग कर रही है, या फिर प्रोडक्टिव राइटिंग कर रही है। भाई बच्चे अगर अपने आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके लगाएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो टीचर क्या करा रही है, क्रिएटिव राइटिंग करा रही है कि बच्चे क्या है, कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ नया कर सकें, कुछ अपनी समझ लगा सकें, इमेजिनेशन कर सकें, थिंकिंग कर सकें। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। डिक्शनरी क्या है भाई, डिक्शनरी के बारे में क्वेश्चन है कि डिक्शनरी क्या है, भाषा को सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द यूज ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के यूज के लिए सबसे कम इंपॉर्टेंट कौन सा है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। ए ऑप्शन है चेक द स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड, कि वर्ड्स की स्पेलिंग चेक करना, भाई ये भी हम डिक्शनरी के अंदर करते हैं। लुकिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कि वर्ड्स के मीनिंग देखना, तो ये भी हम करते हैं। चेक द पैसिव वॉइस ऑफ अ वर्ड, तो क्या ये हम देखते हैं पैसिव एक्टिव पैसिव कहीं लिखे होते हैं। चेक द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अ वर्ड, कि अगर आपने डिक्शनरी में कोई भी वर्ड देखा होगा तो कोई भी वर्ड है, जैसे वर्ड ही है, चलो शब्द इसका मतलब होता है, इसके आगे क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है डिक्शनरी में, वर्ब लिखा होगा, और फिर दूसरा कुछ और वर्ड्स होगा नीचे, तो यहाँ पे नाउन लिखा होगा। तो क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच भी लिखे होते हैं, स्पेलिंग भी हम चेक करते हैं, और मीनिंग कैसे चेक करते हैं कि भाई आगे इसकी हिंदी लिख रही है, तो यही तो होता है डिक्शनरी में। फिर पूरी डेफिनेशन लिखी होती है, फिर 10 वर्ड लिखे होते हैं, तो ऐसे ही तो होता है डिक्शनरी में। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन हम पैसिव वॉइस नहीं देखते डिक्शनरी में, तो यही लिस्ट इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, डिक्शनरी एक्टिव पैसिव थोड़ी ना बताती है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बताइए क्वेश्चन नंबर 45, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन। बताइए संज्ञानात्मक अधिगम किस पे फोकस नहीं करता है, बताइए। ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद अ बिल्ट इन लैंग्वेज डिवाइस, यानी क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, उनके अंदर जन्मजात क्षमता होती है भाषा को सीखने की। बी ऑप्शन है एरर्स एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, यानी त्रुटियां क्या है, सीखने का एक हिस्सा है, ये भी ठीक है। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, की भाषा कैसे, हैबिट फॉर्मेशन यानी रट के याद होती है, कि हमारी आदत बन जाती है तब याद होती है। लैंग्वेज इज लर्न बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, तो ये बात भी ठीक है भाई, तर्क भी लगाते हैं हम, मेंटली प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है कॉग्निटिव लर्निंग में। लेकिन ये बात गलत है कि हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू हम सीखते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये इस पे फोकस नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स, बच्चों में राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए क्या एक भाषा शिक्षक सबसे ज्यादा किस पे फोकस करेगा, बताइए। अच्छी हैंड राइटिंग हो,
ग्रामेटिकल एस्पेक्ट हो, वर्ड्स की लिमिट हो, या फिर अच्छे एक्सप्रेशन हो, आइडियाज हो, अच्छे आइडियाज हो, नए नए आइडियाज हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। ठीक है, तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन बढ़िया होगा। भाई अच्छी हैंड राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, ना हमें ग्रामर पे फोकस करना है, और वर्ड्स लिमिट पे तो हमें फोकस करना है। जहाँ ऑप्शन में लिमिट आ गई ना तो उस पर हम फोकस नहीं करते। ठीक है, टीचर क्या करेगी, फोकस करेगी बच्चे के एक्सप्रेशन पे, जो उसके आइडियाज हैं उनके एक्सप्रेशन पे फोकस करेगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए। द फर्स्ट पेज ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट इज अ पिक्चर ऑफ अ फेयर स्किन। जो फर्स्ट पेज है लैंग्वेज का किसी भी टेक्स्ट बुक का, उसमें क्या है, कोई भी पिक्चर दी हुई है किसी भी सीन की, ना तो उसमें वर्ड है ना ही सेंटेंस है, सिर्फ पिक्चर को देख के बताना है कि क्या मतलब है इसका। तो इसका क्या उद्देश्य है इस पिक्चर का बच्चे के लिए। इट्स अ फन टू लुक एट पिक्चर, कि बस मजे मजे में पिक्चर देख रहे हैं, या फिर कि पिक्चर को समझना, उसे एनालाइज करना कि पिक्चर का मतलब है क्या, ये पिक्चर हमें क्या दर्शाती है। या फिर सी ऑप्शन है कि टू गिव देम अपॉर्चुनिटी, बच्चों को मौके दें कि और ऐसी पिक्चर ड्रॉ करें। या फिर टू इंक्रीज देयर पेशेंस इन रीडिंग द बुक, कि बच्चों का पेशेंस जो है, जो सब्र है, उसे बढ़ा दें कि भाई बुक पढ़ो। तो बताइए, ना तो हमें बुक पढ़ानी है, ना हमें कि बच्चे और ज़्यादा पिक्चर ड्रॉ करें। ये तो कहने का मतलब है कि ये पिक्चर से मतलब क्या है, इस पिक्चर को क्या है, बच्चे पहले अंडरस्टैंड करें, पहले समझें, फिर एनालाइज करें कि इसका मतलब क्या है, क्या किस लिए पिक्चर बनाई गई है, क्या ये पिक्चर कहना चाह रही है। भाई अगर खाली पेड़ बना दें और एक बंदा यहाँ पे बना दे और वो कुल्हाड़ी लेके लग रहा हो, तो इस तरह की पिक्चर हो, तो बच्चे से पूछे कि ये पिक्चर क्या बताना चाह रही है, तो बच्चा क्या है, पहले इसे समझेगा, फिर एनालाइज करेगा, बताएगा कि पेड़ को काटने की कोशिश की जा रही है ना। तो ये क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। एसर्शन, अ टीचर मस्ट रिलेट द स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट फंक्शन इन द क्लास। टीचर को क्या है, कोई भी फंक्शन, कोई भी स्ट्रक्चर है उसे रिलेट करना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन फंक्शन होना चाहिए क्लास में, ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप, बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, संप्रेषण होना चाहिए, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर प्रैक्टिस होगी कम्युनिकेटिव फंक्शंस की, यानी संप्रेषण होगा, बातचीत होगी, तो इससे क्या है, हम सोसाइटी में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, समाज में अच्छे से बातचीत कर सकेंगे, अगर हमारी बातचीत करने का कौशल विकसित हो। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, बताइए। गाइडेड कंपोजिशन शुड बी यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड एट। गाइडेड कंपोजिशन कौन सी स्टेज पे आती है बताइए, लेटेंट स्टेज पे। कि गाइड क्या होता है कि टीचर गाइड कर रही है कि ऐसे नहीं ऐसे लिखो, अच्छा तुमने यहाँ तक अच्छा लिखा है आगे ऐसे लिखो, ये गाइडेड कंपोजिशन होता है। या फिर अर्ली स्टेज में डेवलप करें, या एडोलसेंट स्टेज में, या अडल्ट स्टेज में। भाई हम गाइडेड राइटिंग है स्टार्टिंग में ही तो बच्चे के अंदर डेवलप कर लेंगे, है ना, इसमें भी बच्चा बड़ा रहेगा, इसमें भी बड़ा रहेगा, इसमें भी बड़ा रहेगा। अर्ली स्टेज में क्या है, बच्चा छोटा रहेगा, तो तभी हमें गाइडेड राइटिंग जो है, गाइडेड कंपोजिशन जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग। बताइए एक्सटेंसिव रीडिंग का मतलब बताइए, फिर आगे पढ़ेंगे। रीडिंग फॉर प्लेजर, की मजे के लिए पढ़ना, प्लेजर के लिए। रीडिंग द टेस्ट, टेस्ट के लिए पढ़ना, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ना, या फिर ये पढ़ना कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, ऑथर के बारे में पढ़ना। तो भाई एक्सटेंसिव रीडिंग में हम किस लिए पढ़ते हैं, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ओवरऑल प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो ये होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। मैंने स्लाइड रखी है, बताइए। साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग क्या होती है कि एंजॉय द प्लेजर ऑफ अ रीड, कि हम मन मन में जब पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, मतलब के लिए पढ़ते हैं, मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, कि पूरा मीनिंग हमें पता चल जाए। और कब पढ़ते हैं, सीनियर क्लासेस में और आगे क्लासेस में। जैसे अब हम बड़े हो रहे हैं तो भाई हम साइलेंट रीडिंग तो करते हैं, चिल्ला चिल्ला के तो पढ़ते नहीं है, इसे हम एंजॉय भी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने आइडियाज़ को अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर है इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग को क्या है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन भी बोला जाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग को ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन बोला जाता है। अब की बार एक्सटेंसिव रीडिंग दिया है, अगली बार ग्लोबल लिख के दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, किसी भी पैसेज को पढ़ना बहुत कंसंट्रेशन के साथ,
ठीक है, बहुत ध्यान से। इट इज़ अ डिटेल्ड एंड केयरफुल रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज को क्या है, बिल्कुल डिटेल्ड में पढ़ना, बिल्कुल डिटेल पूरी अच्छी तरह व्याख्या करना, उसकी केयरफुली पढ़ना, किस लिए, नॉलेज बढ़ाने के लिए और इंग्लिश पे कमांड करने के लिए। तो ये हुई इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है कि डे टू डे लाइफ में जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, किस लिए, ओवरऑल मीनिंग निकालने के लिए। भाई अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एक एक थोड़ी वर्ड पढ़ेंगे कि राम उस गांव में पिट कर आया था है, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, अच्छा राम इस गांव में पिट गया, बात खत्म। तो ओवरऑल मीनिंग के लिए पढ़ते हैं, समरी के लिए, डन फॉर प्लेजर, ठीक है। तो ये है एक्सटेंसिव रीडिंग। बस हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन हम कल करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, सेशन को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि भाई 80% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। कर दिया करो, क्या जाता है, ठीक है। टाइम टू टाइम तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्लासेस का पता चलता रहेगा, पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, हैं तो तुम्हारे कौन से पैसे लग रहे भैया, हैं ये तो मजाक की बात है। देखो तुम्हारा मन है तो कर दीजिए, है ना।